इसमें देखो क्या है, एक बीकर है जैसे पानी भरा हुआ है, और ये ABCD एक इसमें सेक्शन है। अब इधर का पानी इधर के पानी पे या उल्टा कितना फोर्स लगा रहा है, तो दो हाफ हो गया पानी का, दोनों हाफ एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर AB है, मतलब इधर से देखना तो A के पीछे B हो गया, तो A के पीछे B है, ऐसे D के पीछे C है, यहाँ पर D इसके पीछे C होगा, तो ये वाला फेस बना रहा है ऐसे। तो H डेप्थ पे कितना इसमें प्रेशर ऐड करेगा, P एटमॉस्फेयर प्लस H रो G, और इस प्रेशर की वजह से फोर्स क्या होगा, तो प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज़ फोर्स। ठीक है, और इसकी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2r, ये लेंथ, तो ऐसी लेंथ 2r है, और ये DH मान लें, तो एरिया हो जाएगा 2r इंटू DH। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा, P एटमॉस्फेयर प्लस H रो G प्रेशर इंटू एरिया 2r DH। ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करते हैं टोटल फोर्स निकालने के लिए। ओके, तो इससे दो टर्म्स आ जाएंगे, तो दो टर्म्स तो इससे आ जाएंगे। एक टर्म अभी टेंशन वाला और है, सरफेस टेंशन वाला। क्या होगा, एकदम टॉप सरफेस पे, तो टॉप सरफेस पे ये जो दो पार्ट्स है फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड AB लाइन पे एक दूसरे को खींच रहे हैं सरफेस टेंशन से अपनी अपनी तरफ। तो जैसे मैं इधर वाले ये जो प्रेशर, ये फोर्स निकाला मैंने इस सेकंड की वजह से फर्स्ट पे निकाल रहा हूँ मैं, इधर वाले हिस्से की वजह से इधर वाले पे, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से उल्टे डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो ये वाला हिस्सा फिर इधर वाले हिस्से को खींचेगा सरफेस पे खिंचाव होता है, और नीचे वो प्रेशर लगाता है। तो जो सरफेस पे फोर्स लगेगा, चूँकि उसकी लंबाई 2r है, तो वो सरफेस टेंशन इंटू 2r, इतना फोर्स सरफेस पे लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, तो इस सरफेस पे कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट को अपनी तरफ खींचता है और नीचे ढकेलता है उल्टा, है ना, प्रेशर लगा के। तो इसमें से घटाएंगे ये वाला फोर्स, तो ये नेट फोर्स होगा, इसमें से ये वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेट फोर्स होगा जो कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे लगाएगा। ठीक है, और इसको 0 से H तक इंटीग्रेट कर देंगे। एक ये वॉल है, वॉल, इस पे इसे पानी आ रहा है और टकरा के गिर जा रहा है, टकरा के पानी गिर जा रहा है, मतलब रिबाउंड नहीं कर रहा, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, ये रिबाउंड नहीं कर रहा है, मतलब टकरा के वही गिर जा रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा। तो दीवार पे वही फोर्स लगेगा जो पानी पे लगा हुआ है एक्शन रिएक्शन से, और पानी पे कितना फोर्स लगा होगा, जितना पानी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो कितना मास पर सेकंड पानी का इसमें स्ट्राइक करेगा। अगर v वेलोसिटी है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड स्ट्राइक करेगा, AB, इतना वॉल्यूम पर सेकंड स्ट्राइक करेगा। इसमें मास कितना होगा, रो, इतना मास पर सेकंड स्ट्राइक कर रहा है। इस मास में कितना मोमेंटम है टकराने से पहले, तो दिस m इंटू वी, और टकराने के बाद कितना मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, 0, फिर तो गिर रहा है सीधे बस। तो मोमेंटम चेंज यही हुआ पर सेकंड, क्योंकि ये पर सेकंड इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मास पर सेकंड है। कैसे पता लगा पर सेकंड, क्योंकि ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड होता है A इंटू वी, तो इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकंड, क्योंकि यही 0 हो जा रहा है टकराने के बाद। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इतना ही फोर्स पानी पे लगेगा और एक्शन रिएक्शन से वॉल पे लगेगा। ठीक है, तो सब चीज़ें दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है।
वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें जैसे पता है कि ऐसा राइज कर जाता है लिक्विड, तो सरफेस टेंशन कितना वर्क कर रहा है, इस पानी को उठाने में कितना वर्क कर रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड उठाने में कितना वर्क कर रहा है। तो वर्क हम ऐसे निकालेंगे, सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, कांटेक्ट एंगल कितना लेना है, 0, तो ये एंगल 0 लेना है कांटेक्ट एंगल, तो ये टी सीधे ऊपर हो जाएगा, तो टी सीधे ऊपर हो जाएगा तो ये पूरे पेरीफेरी पे लग रहा होगा, तो कुल फोर्स हो गया T × 2πr, अपवर्ड फोर्स, r इज रेडियस। और वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से, तो इस फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये h जितना ये ऊपर चढ़ा है, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। और h का फॉर्मूला क्या होता है, 2t cos थीटा ओवर r रो जी, है ना। cos थीटा को फिर से थीटा 0 लेना है, तो दिस इज द वर्क। इसमें पानी h हाइट तक फिल्ड है, एक कंटेनर है जिसमें h हाइट तक पानी फिल्ड है, और इसमें यहाँ होल है, और कितने टाइम में ये पूरा पानी होल से निकलेगा, पहले ये निकालना है कि कितने टाइम में ये होल से बाहर आएगा। तो अगर ये हाइट h है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है, √2gh, और अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a है तो a इंटू वेलोसिटी इस रेट से निकलेगा, इतना वॉल्यूम पर सेकंड निकलेगा, तो a इंटू √2gh इतना वॉल्यूम पर सेकंड निकल रहा है, तो dt टाइम में इतना वॉल्यूम निकल जाएगा, दिस इंटू dt। ये वॉल्यूम क्या किसके बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम में कमी आ जाएगी उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया a है और ये हाइट h डैश है, तो इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही निकलेगा फिर। तो दिस इज इक्वल टू a h माइनस h डैश, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। मान लिया कि dt टाइम में ये लेवल यहाँ से यहाँ आ गया, तो dt टाइम में यहाँ जो वॉल्यूम कम होगा वही निकलेगा। इसको लिख सकते हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्म में लिखो अगर, तो फाइनल h तो h डैश है ना, तो ये h डैश माइनस h आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, उसको लिखोगे dh, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। अब इसमें h वाले टर्म्स एक तरफ कर लें, h वाले सभी टर्म्स को एक तरफ कर लो, और टाइम वाले टर्म्स को एक तरफ कर दो और इंटीग्रेट कर दो। और जब टाइम 0 है तो हाइट, शुरुआत की हाइट मान लिया h है, और कितने टाइम बाद ये हाइट 0 हो जाएगी ये निकालना है। तो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा टाइम और h के बीच में। हाँ बोलो ना, कहाँ पर, वो बाद में, तो पहले तो h के लिए फॉर्मूला निकाल लो। तो क्या आएगा देखो, AT इज माइनस a बाई √2g, और 1/√h dh को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2√h, ये चेक कर रहा था, h की पावर -½ सो दैट विल बी 2√h, आई थिंक 2√h आएगा क्या। चेक करना क्या सब कुछ ठीक है। तो ये रिलेशन आया टाइम और h के बीच में। तो अगर h हाइट तक का लिक्विड फिल्ड है तो इतने टाइम में पूरा लिक्विड निकलेगा। सो दिस टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √h, इसको याद कर लो कि √h के प्रोपोर्शनल है ये टाइम। तो अगर हाइट को 4h कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4h कर देंगे तो टाइम डबल हो जाएगा। तो जितने टाइम में पहले खाली होगा उसके डबल टाइम में खाली होगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है वो √h के प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। दो मेटल स्ट्रिप्स हैं, अगर फिगर ना बनाओ तो समझ में आएगा कैसे। एक ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है ऑफ रिवेट, ऐसा है देखो, ये एक मेटल स्ट्रिप है और ये दूसरी मेटल स्ट्रिप है, और यहाँ पे रिवेट्स लगे हुए हैं ऐसे 4, और इनको मेटल स्ट्रिप्स को ऐसे खींचा जा रहा है। तो ये रिवेट्स फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो शियर होकर टूट जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये ऐसे, अगर ऊपर वाले को, इस अपर हाफ को उधर खींचे, लोअर हाफ को इधर खींचे ऐसे, तो यहाँ पे शेयरिंग आएगी, शेयरिंग, तो शेयर होकर टूटेगा ये। शेयर समझ आता है ना, ओके। और शेयरिंग स्ट्रेस दिया हुआ है कि इतना शेयरिंग स्ट्रेस पे ये टूटेगा, ब्रेक होगा। कितना टोटल एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, टोटल एरिया अगर निकाले तो डायमीटर 6 है, तो एरिया हो गया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। ये एरिया यहाँ का हुआ, और ऐसे 4 है तो इंटू 4, इतना टोटल एरिया है रिवेट्स का। और अब ब्रेकिंग स्ट्रेस है इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इतने एरिया को तोड़ने के लिए कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, 10 इंटू इतने न्यूटन। तो इतने न्यूटन फोर्स जब हम यहाँ लगाएंगे F, तब ये स्ट्रिप टूटेगा। ठीक है, तो कैसे निकाला, जो भी ब्रेकिंग स्ट्रेस है दैट इनटू एरिया, टोटल एरिया। जो टूटेंगे तो चारों रिवेट्स एक साथ टूटेंगे। एक क्लोज ट्यूब है ऐसे, इस तरीके से समझ लो, ऐसे क्लोज ट्यूब है, और इसको ओ डैश के अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं। और ये जो मैनोमीटर्स यहाँ लगे हुए हैं ना, इनका काम है यहाँ पे प्रेशर्स नापना। इन जगहों पे प्रेशर्स नापेगा ये स्टैंड पाइप। ओके, तो ये प्रेशर्स हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे P1 और एक पॉइंट पे P2 विद द हेल्प ऑफ दीज मैनोमीटर्स। और R1 R2 दूरियां हैं। तो इसका ओमेगा निकालना है। तो एक तरीके से क्वेश्चन ये है कि लिक्विड है ये, और ये लिक्विड ऐसे घूम रहा है, इन 2 पॉइंट से प्रेशर्स गिवन है, ओमेगा निकालना है। तो क्या करें, इन 2 पॉइंट्स के बीच के इतने पार्ट को कंसिडर करो, कंसिडर दिस पार्ट। तो इस पार्ट पर इधर से क्या फोर्स आ रहा होगा, P1 इंटू एरिया, इधर से जो फोर्स आ रहा होगा, और इधर से जो फोर्स आ रहा होगा, तो यहाँ का प्रेशर P2 है, तो P2 इंटू एरिया। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स सेंटर मास पे ट्रांसफर कर दो। तो सेंटर मास पे, सेंटर मास क्या कर रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर मास पे उसके सेंटर, उसका सेंटर ये है, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है सेंटर मास। तो सेंटर मास पे दूसरा सर्कुलर मोशन है, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स है, P2A माइनस P1A, और ये किसके बराबर होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर मास का जो भी मास है इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंटर मास का मास क्या लेंगे, जो इसका मास है, तो इसका मास है a इंटू एरिया इंटू ये दूरी R2 माइनस R1, ये इंटू रो, ये तो हो गया मास, यही मास सेंटर मास का ले लेंगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ सेंटर मास। सेंटर मास का रेडियस ये है, ये रेडियस R1 और R2 के बीचों बीच वाला है, सो इट इज R1 प्लस R2 बाई 2, R1 और R2 के बीचों बीच में है वो। okay? तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ओमेगा कितना होगा, कितने ओमेगा से ही घूम रहा है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, उसका बल्क मॉडुलस गिवन है,
बल्क मॉडुलस गिवन है, और इस पे एक चार्ज डेंसिटी रो है जिसकी वैल्यू है √ε0। अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, तो अल्फा लिखने की जरूरत ही क्या थी, क्या? तो चार्ज करेंगे तो होगा क्या, जैसे इस स्फीयर को चार्ज करेंगे तो ये चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तो ऐसे बाहर की तरफ प्रेशर एक्ट करेगा इन चार्जेस की वजह से, तो थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन आ जाएगा उसकी वजह से। तो कितना ये चार्ज की वजह से कितना प्रेशर लगता है, तो फॉर्मूला याद है, σ²/2ε0, चार्ज की वजह से जो प्रेशर होता है, ठीक है। σ² कितना हो गया, ε0, σ² इज ε0, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई 1/2, तो इतना प्रेशर लगेगा। और बल्क मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जो भी प्रेशर का चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से आने वाला वॉल्यूम में चेंज, उसका रेशियो होता है प्रेशर में चेंज अपॉन वॉल्यूम में चेंज। तो पहले प्रेशर क्या था, P एटमॉस्फेयर था पहले, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा P एटमॉस्फेयर -1/2, क्योंकि कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाएगा क्योंकि ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो नेट प्रेशर अंदर की तरफ कम हो जाएगा। तो प्रेशर में चेंज कितना हुआ, सो दिस माइनस दिस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज हुआ -1/2 का, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, और बल्क मॉडुलस ये निकालना क्या है, इफ द वॉल्यूम स्ट्रेन, इसी को वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, d1 डेंसिटी के लिक्विड में, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट होगा mg, और अगर वो d1 डेंसिटी के लिक्विड में है तो एक अपथ्रस्ट होगा v d1g, ये अपथ्रस्ट होगा, v यहाँ इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू v dg, d इसकी डेंसिटी है, समझ आया ना। तो ऐसे दो फोर्स लगेंगे, तो m1 क्या है, m1 इन दोनों का रिजल्टेंट है, m1g इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, इसको m1 कह रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे लिक्विड में ये m2 है, तो ये दो इक्वेशन है जिससे हमें d निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो वो डिवाइड करके निकाल लेंगे। सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो समझाता हूँ मैं। तो सरफेस टेंशन गिवन है, ये वेपर प्रेशर गिवन है, और पूछा है कि रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ड्रॉप विच कैन फॉर्म विदाउट एवापोरेटिंग, सबसे छोटी ड्रॉप ऐसी, उसका क्या रेडियस होगा जो एवापोरेट ना करे। देखो, अगर कोई लिक्विड है और ये एवापोरेट कर रहा है तो यहाँ वेपर बनेगा, और इस वेपर का कुछ प्रेशर भी होगा, इस वेपर का जो यहाँ पे वेपर फॉर्म हो रहा है ना, तो उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, तो दैट इज़ वेपर प्रेशर। अगर हम चाह रहे हैं कि जो वेपर है ये वापस चला जाए, तो यहाँ एक प्लेट लगा के वेपर प्रेशर जिससे ज़्यादा प्रेशर से इसको ढकेल दे नीचे। अगर हम एक यहाँ प्लेट लगाए और जो भी वेपर प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर से अगर ढकेल दें तो ये वापस चला जाएगा वेपर, और फिर हम कहेंगे ये वेपराइज नहीं हो पा रहा है। तो वेपराइज कब नहीं हो पाता है, जब प्रेशर, बाहर का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो जो वेपर बनेंगे उनको वापस प्रेशराइज कर देगा, तो वेपराइज हो ही नहीं पाएगा। बात समझ आई? तो जब भी बाहर का प्रेशर बनने वाले वेपर को वापस ढकेल दे तो वो वेपराइज कर ही नहीं पाएगा। इसमें क्या है, इस ड्रॉप में यहाँ लिक्विड है, तो यहाँ पे ये वेपर बनना चाह रहा है, कौन इसको वापस ढकेलेगा, यहाँ की जो मेम्ब्रेन है,
यहाँ जो आउटर सरफेस में मेम्ब्रेन बन रही है सरफेस, वो अगर इसको वापस ढकेल दे तो ये वेपराइज नहीं हो पाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है अंदर रखी हुई चीज़ों पे, कितना प्रेशर डालती है? वो डालती है 2T/R। फॉर्मूला पता है ये, 2 सरफेस टेंशन बाई R, इतना प्रेशर अंदर डालती है। तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाए वेपर प्रेशर से तो क्या होगा? वेपराइजेशन बंद हो जाएगा, तो है ना। ये जो सरफेस है जिसका प्रेशर 2T/R होता है, पता है ना, जैसे बाहर पी एटमॉस्फेयर होता है तो अंदर पी एटमॉस्फेयर प्लस 2T/R होता है, तो ये 2T/R प्रेशर डालता है। तो ये जो प्रेशर डाल रहा है 2T/R, अगर ये वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो जो वेपर बनेंगे उनको वापस से प्रेस कर देगा, तो वेपराइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो बस हमें ये अप्लाई करना है और इससे रेडियस निकालना है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर होता है ρ/V/d/ईटा। दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो डेंसिटी दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया है। वेलोसिटी निकाल लोगे ना इससे, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, और ये इससे एरिया निकाल लोगे तो एरिया और वॉल्यूम फ्लो रेट से क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी आ जाएगी, और रो दिया ही हुआ है 1000, तो इसमें सब कुछ रख के सॉल्व करना है, ठीक है। एंड दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर का क्या यूज़ होता है? जब रेनॉल्ड नंबर कम होता है तो फ्लो लैमिनार होता है। लैमिनार मतलब बिल्कुल स्मूथ फ्लो होता है, और रेनॉल्ड नंबर जब बढ़ जाता है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। करीब 2000 से नीचे रहने पे फ्लो स्मूथ रहता है, और करीब 3000 के आसपास पहुंचते पहुंचते ये टर्बुलेंट हो जाता है फ्लो। तो रेनॉल्ड नंबर का ये यूज़ है। ये एक क्यूब है ऐसे, और यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, और नीचे इसको इस नीचे वाले सरफेस को वेल्ड कर दिया गया, नीचे वाले सरफेस को फिक्स कर दिया गया, और ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, जिससे कि ये वाली साइड थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, ये साइड थोड़ी सी ऐसे, तो ठीक सामने से देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। एक साइड से देखने पे, ठीक सामने से देखने पे। तो जो टॉप सरफेस है वो 0.012, ये डिस्टेंस दिया है 0.012 सेंटीमीटर बॉटम सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे चला गया, शेयर कर गया। टेंजेंशियल फोर्स हमें निकालना है, और ये कोफिशिएंट शेयर मॉडुलस दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला है ना। तो शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर टेंजेंशियल फोर्स F है तो F अपॉन दिस एरिया, इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन इसको कहते हैं, इस एंगल को, जो कि करीब करीब होता है, शेयर स्ट्रेन इज पाई। शेयर स्ट्रेन होता है किसी भी 90 डिग्री में जितना एंगल चेंज हो जाए उसको शेयर स्ट्रेन कहते हैं, और ये फाई करीब करीब tan फाई हो जाएगा। फाई इज ऑलमोस्ट tan फाई, फाई बहुत छोटा है, एंड tan फाई इज दिस ओवर दिस, तो 0.012, और ये दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन रख देंगे, और फिर इससे F निकालना है। एक कंक्रीट का स्फीयर है रेडियस R का, इसमें हैविंग अ कैविटी ऑफ रेडियस R, इसमें एक R रेडियस की कैविटी है, और इसमें कुछ भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ डस्ट भरा हुआ है, भूसा टाइप कुछ भरा हुआ है, और बाहर एक कंक्रीट है, और ये सब कुछ पानी में डुबो दिया गया। दिस इज ऑल इन वाटर। अब रेशियो पूछा है, कंक्रीट का मास अगर mc मान लें और इसको s फॉर सॉडस्ट, तो इन मासेस का रेशियो निकालना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है कंक्रीट की 2.4। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी?
हाँ, पानी से ये 2.4 टाइम्स हैवी है और ये है 0.3 स्पेसिफिक इसकी 0.3 और क्या दिया हुआ है फ्लोट करना है, टू फ्लोट, इसको तैरना है। तैरेगा कब? जब सबका वेट, जो भी इसका टोटल वेट है वो अपचस के बराबर हो जाए। तो पूरे का वेट है कितना? mc प्लस msg, दिस शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा टोटल वॉल्यूम जो भी इसका है, टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। चेक करना, ठीक लिखा है ना? अपथ्रस्ट होता है जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, और पूरा वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है, इतना अपथ्रस्ट लगेगा। तो हमें निकालना क्या था? रेशियो निकालना है, mc और ms का रेशियो निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, टोटल वॉल्यूम को ऐसे नहीं लिखता हूँ, टोटल वॉल्यूम को मैं ऐसे ले देता हूँ, mc में कितना वॉल्यूम है? mc अपॉन इसकी डेंसिटी 2400, इतना वॉल्यूम तो इसमें है। और ms में कितना वॉल्यूम है? ms अपॉन उसकी डेंसिटी, पानी से 0.3 गुना भारी, तो पानी की डेंसिटी 1000 होती है, तो इसकी 300 होगी। तो ये इक्वेशन आ गई, इससे निकाल सकते हैं mc और ms का रेशियो, है ना? ये तो ये है कि अगर दो पाइप जुड़े, सॉरी एक पाइप है, फिर वो दो पाइप पे टूट जा रहा है, तो क्या होगा? जितना यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट होगा A1 V1, उतना ही बाहर निकलेगा A2 V2, और यहाँ भी अगर निकल रहा है A3 V3, तो A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, है ना? जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना निकलना चाहिए, तो इसमें बेस्ड है। ओके, a cylindrical vessel of height 500 millimeters. हाँ, yes. प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं क्या? क्योंकि वो तब नहीं होता है जब कंटिन्यूअसली एक पाइप में एक ही मास जा रहा हो, सर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो फिर कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्या इस वाले क्वेश्चन में? ओके, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी तभी लगाते हैं जब मास मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी है। हाँ, ये क्या चीज़ है कि जितना मास एंटर कर रहा है, ये सब प्लस मतलब वहाँ पे भी इक्वल लगा है A2 V2 और A3, तो मैं एक मिनट, ये चीज़ क्या है कि जितना मास एंटर कर रहा है उतना निकल रहा है, और चूंकि लिक्विड है तो लिक्विड की डेंसिटी हम सेम मान लेते हैं कि हर जगह सेम है ना? ये तो समझ गया, मतलब प्लस में कि इक्वल समझ गया, समझ गया ना? ये ओके, तो सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी हाइट 500 है, इसमें एक स्मॉल होल है बॉटम में, और इसको पहले बंद कर दिया गया, हाँ? और फिर पानी इसमें h हाइट तक फिल कर दिया, h हाइट तक पानी फिल कर दिया। फिर इतने के बाद इसके अब ऊपर वाले सरफेस को बंद कर दिया गया इसके बाद, और फिर इसको खोल दिया, फिर इसको खोल दिया, और फिर कुछ पानी गिरेगा, गिरते गिरते फिर एक जगह आके रुक जाएगा, और पानी जो रुक गया वो 200 मिलीमीटर पे आके रुक गया, 200 मिलीमीटर पे आके पानी का फ्लो रुक गया, पानी फ्लो होना बंद हो गया। वजह क्या होगा? क्यों बंद हो जाएगा पानी का फ्लो? क्योंकि जैसे जैसे ये लेवल नीचे आएगा तो यहाँ की गैस एक्सपैंड होगी, तो उसका प्रेशर कम होने लगेगा, तो जब उसका प्रेशर कम होने लगेगा और इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नेट फोर्सेस पे लगने लगेगा, तो पानी के फ्लो को रोक देगा। ठीक है, ओके। तो निकालना है फाइंड द फॉल इन हाइट ऑफ, तो कितना ये पानी का लेवल गिरा ये निकालना है। पहले h था, बाद में 200 हो गया, तो h माइनस 200 निकालना है, जितना ये कितना होगा, h माइनस 200 कितना होगा, है ना? ये निकालना है।
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी, इतना दिया हुआ। ओके, तो जब बंद किया तो कितना प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये था PA। तो यहाँ पर P एटमॉस्फेयर इनटू इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था एरिया इनटू ये दूरी। तो ये है P1 V1। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो गैस है एयर, इसके नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर रहा हूँ। ये एयर जब एक्सपैंड होगी तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे उसके पास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज PV अपॉन RT। तो RT में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब PV वही रहना चाहिए। तो जो प्रेशर वॉल्यूम पहले है वही प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाद में रहना चाहिए। तो इतना प्रेशर इंटू वॉल्यूम पहले है, और बाद में कितना हो जाएगा, बाद का प्रेशर P मान लें, चेंज हो जाएगा, और बाद का वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इंटू, बाद में ये 200 है तो ऊपर 300 बचेगी, है ना? तो एक तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी। तो इससे मुझे प्रेशर पता लग गया कि बाद का प्रेशर कितना हो गया। तो बाद का प्रेशर इतना हो गया। अब बाद का प्रेशर और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं क्या? अगर बाद का प्रेशर P है, यहाँ पे P है, तो यहाँ से 200 नीचे, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P प्लस H लो जी। तो 200 मीटर बदल लो, H रो G। और ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर है, यहाँ तो एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 10⁵। तो यहाँ से P निकालो और P को यहाँ रख दो, क्या निकल आएगा H, और फिर हमें H माइनस 200 निकालना है। ठीक है, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। ये टाइम टेकन का रेशियो निकालना है, तो वही अभी हमने देखा था रूट H के प्रोपोर्शनल, तो सीधे उस पर अप्लाई करोगे। ये अ वेरी लाइट रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, ऐसा 7x5 डायमेंशंस है, ये वायर फ्रेम है, हैंग्स जस्ट अबव द वाटर सरफेस। ये इसको हॉरिजॉन्टल करो पहले, हॉरिजॉन्टल, और फिर पानी के सरफेस के ऊपर ले आओ, और फिर इसको पानी के सरफेस से टच कराओ, और फिर इज जस्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड सरफेस एंड देन लिफ्टेड अप। टच करा के फिर ऊपर उठाओ, ऐसे कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, वो दिया हुआ है। तो हमें सरफेस टेंशन निकालना है। कुछ समझ आया ना? ये वायर फ्रेम है, इसको पहले हॉरिजॉन्टल करना है, फिर पानी के सरफेस पर टच करा के ऊपर उठाना है। तो ऊपर उठाते वक्त सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट वी हैव टू, वो गिवन है, तो सरफेस टेंशन निकालना है। तो जैसे अगर मान लो मैं एक लाइन रखूँ पानी के सरफेस पे, ऐसे एक लाइन रखूँ, एक लाइन, और उसको ऊपर उठाना चाहूँ, तो ये पानी की सरफेस ऐसे आ जाएगी, यू, जहाँ पे मैं इसको रखूँगा ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये, तो पानी का सरफेस इसको टच करते हुए ऐसे आ जाएगा। और जब इसको मैं ऊपर उठाना चाहूँगा, तो ये जो सरफेस है ये तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि उठने में इसका हर सरफेस सिकुड़ना चाहती है, तो ये उठने को अपोज करेगी। तो जब इसको ऊपर उठाना चाहेंगे तो यहाँ सरफेस टेंशन नीचे लगेगा, फिर इसी सरफेस के टेंजेंशियल। तो अगर इसकी लंबाई L है तो ये T इंटू L फोर्स इधर लगेगा, T इंटू L फोर्स इधर लगेगा, दोनों तरफ। तो अगर ये L लंबाई का है तो 2TL फोर्स नीचे लगेगा। तो वैसे इसकी लंबाई कितनी है, 7.575, ठीक है ना? टोटल लंबाई देख लो कितनी है, तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में बदल लेते हैं, तो कुल लंबाई इतनी है। तो इस लंबाई की जगह यह आ गया इंटू 2T, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए, और ये फोर्स इसके बराबर गिवन है। ठीक है, 100-200 हो गया, क्या हुआ? 24 कैसा है, 7.575 जोड़ो, है ना, पूरा पेरीमीटर। तो इस पूरे पेरीमीटर पे लगेगा ना ऐसे फोर्स।
ये आसान है लेकिन तब भी चलो बता देते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये तराजू है बैलेंस, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हैंग कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हैंग कर रहा है, दोनों पानी में। और ये इक्विलिब्रियम है, यानी दोनों का नेट वेट बराबर है। एक का मास है 36 ग्राम और उसकी डेंसिटी 9 है, तो इसका वेट हो गया 36 जी, और इसकी डेंसिटी 9 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4। वॉल्यूम 36 इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी इसकी 9 दी हुई है तो वॉल्यूम 4 हो गया। उस 4 वॉल्यूम पे कितना अपथ्रस्ट लगेगा 4 इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है तो ये अपथ्रस्ट लगा। इसकी बात करते हैं, इसका मास है 48 जी, इसकी डेंसिटी पता नहीं है तो मान लो रो है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 48 बाई रो, तो उस पर कितना अपथ्रस्ट लगेगा 48 बाई रो इंटू जी, इतना अपथ्रस्ट लगेगा। अब चूंकि दोनों बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है नेट वेट, वही नेट वेट वहाँ होना चाहिए, है ना। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी कि दोनों तरफ नेट वेट बराबर है, ठीक है। एक स्फीयर है जिसका कि आधा पार्ट मरकरी में डूबा हुआ है और आधा पार्ट ऑयल में डूबा हुआ है, ऑयल में, और दोनों की डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसकी डेंसिटी निकालनी है। इसकी रो 1 मान लो, इसकी रो 2 मान लो, तो अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसका वेट कितना हो गया वी रो जी। अब थ्रस्ट कितना है तो v बाई 2, वॉल्यूम तो मरकरी का डिस्प्लेस हो रहा है तो v बाई 2 इंटू रो 1 जी, इतना थ्रस्ट तो इसकी वजह से लगेगा। और ऑयल का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उसकी वजह से थ्रस्ट हो जाएगा v बाई 2 रो 2 जी, ये ऑयल की वजह से थ्रस्ट लगेगा। अब थ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो जितना ऑयल डिस्प्लेस हो रहा है वो ये है, जितना मरकरी डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट ये है, और ये दोनों वेट यानी दोनों कंबाइंड ऑफ थ्रस्ट इसके टोटल वेट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो सिंपल है कि ऐसा एक कॉनिकल पेंडुलम में कोई चीज़ घूम रही है तो टेंशन निकाल सकते हो कितना होगा, टेंशन निकाल सकते हो ना। तो टेंशन का कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, टेंशन का साइन थीटा mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस करेगा, टेंशन निकाल लो, निकाल पाओगे ना। और जब टेंशन निकल गया तो टेंशन क्या है, इस वायर में फोर्स है तो उस फोर्स से ये वायर की लंबाई कितनी बढ़ेगी निकालनी है। तो टेंशन अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, अपॉन स्ट्रेन, दिस इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का गिवन है ये, है ना। तो इससे निकाल लेंगे कि लेंथ कितनी बढ़ेगी। तो पहले टेंशन निकालना है और फिर इंक्रीमेंट। दो केमिकली नॉन रिएक्टिव लिक्विड्स हैं ये, एक ये रो 1 है, ये रो 2 है। हाइट ऑफ एनी लिक्विड अबव कॉमन सरफेस लाइन इज, जैसे मान लो कि ये कॉमन एक लाइन खींच दी है तो यहाँ का जो प्रेशर होना चाहिए वही यहाँ का प्रेशर होना चाहिए, दोनों से प्रेशर बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इधर से प्रेशर कितना होगा P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो 1 जी, और जबकि इधर से प्रेशर आएगा P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो 2 जी। तो अब ये पूछा है कि ये जो हाइट्स हैं H1 H2, तो H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2 आया, इसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। तो H1 किसके बराबर हो गया कांस्टेंट अपॉन रो 1, H2 कितना हो गया कांस्टेंट अपॉन रो 2। तो ये जो हाइट्स हैं वो क्या हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटीज हो गई, यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ L है, इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A, यंग्स मॉडुलस दिया है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें स्टोर्ड है, कैसे निकालते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम,
या ऐसे कह लो कि यूनिट वॉल्यूम में हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो स्ट्रेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, वो चेंज हो रहा है। जैसे निकाल लेते हैं, इसको F4 से खींचेंगे, इसका मास m है, तो कितना एक्सेलरेशन इसमें आएगा? इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा F/m। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ से x दूरी तक का इतना पार्ट कंसिडर करो, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट पर सपोज करो यहाँ पर स्मॉल f फोर्स आ रहा है, इससे अलग। तो ये स्मॉल f किसके बराबर होगा? इसका जो भी मास है, इसका मास होगा m/l इंटू एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, सबका एक्सेलरेशन सेम है। F इज इक्वल टू ma। उल्टा हो गया सर, एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज F/m। तो ये आ गया Fx/l। तो इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, और ये जैसे से x चेंज होगा फोर्स चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो इट्स अ वेरिंग फोर्स। तो हम मान सकते हैं कि ये जो फोर्स F लग रहा है वो इस छोटे से सेगमेंट के लिए ठीक है, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। केवल इस dx दूरी में मान सकते हैं ये वाला फोर्स है, और उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो पहले इस dx दूरी में देखते हैं कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इसमें स्टोर्ड है F/a, ये तो हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेन कैसे निकालें? स्ट्रेस को ही यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, तो ये स्ट्रेन हो गया। हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है a dx। तो इतने पार्ट में, इस पार्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इतनी है, और स्मॉल f की वैल्यू ये है। तो टोटल रॉड में कितनी स्टोर्ड होगी? इतनी स्टोर्ड होगी, और स्मॉल f की वैल्यू रखनी है वहाँ पर। ठीक है, जैसे किसी टैप से पानी निकले तो पानी नीचे पतला होता जाता है, पानी की धार नीचे पतली होती जाती है। अगर किसी टैप से पानी निकले तो धार नीचे पतली होती जाती है। जैसे अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये अगर h हाइट है तो v' विल बी इक्वल टू v² प्लस 2gh, क्योंकि एक बार पानी निकला तो ग्रेविटी में गिर रहा है, वो ग्रेविटी में गिर रहा है। तो यहाँ की वेलोसिटी निकाल लिया। अब यहाँ का अगर एरिया a है और यहाँ का एरिया स्मॉल है, तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ कि a इंटू वी शुड बी इक्वल टू स्मॉल a इंटू v'। v और v' इससे रिलेटेड है। तो हमें निकालना क्या है देखो इस क्वेश्चन में? क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, स्मॉल a निकालना है। तो पहले तो v' निकालो, क्योंकि v दिया हुआ है ना, तो v दिया हुआ है 1, तो v की वैल्यू 1 दी हुई है, h दिया हुआ है 0.15, तो इससे v' आ जाएगा। v और v' रख दोगे, एरिया पता है, ये a निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ओके, इंक्लाइंड पाइप है ऐसे, इसमें कैपिलरी राइज देखना है। सो ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, और इसका एपेक्स एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। और इसमें पानी h हाइट तक राइज कर रहा है, तो दिस हाइट इज h। यहाँ पर इसका रेडियस है b, सरफेस टेंशन इज s, डेंसिटी रो, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल यानी ये वाला एंगल थीटा, देन द वैल्यू ऑफ h विल बी, तो h की वैल्यू निकालनी है, कैपिलरी राइज निकालना है। ये जो यहाँ पे सरफेस बन रहा है ना, इस सरफेस को अगर ऐसे कंप्लीट कर लो और इसका रेडियस कैपिटल R मान लो,
ये अल्फ़ा बाई 2 है, दिस इज अल्फ़ा बाई 2। तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और फिर ये 90, तो देखो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। चेक करो, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। तो R और B में क्या रिलेशन है? R cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज B. This is a relation between R and B. अच्छा, अब देखो, अगर इसका रेडियस R है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R है, तो यहाँ प्रेशर P एटमॉस्फेयर होगा, तो यहाँ होगा P एटमॉस्फेयर माइनस 4T बाई R, सॉरी 2T बाई R। चेक करो, ठीक है ना? और फिर यहाँ से H नीचे आएंगे तो यहाँ का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेयर माइनस 2T बाई R प्लस H रो जी। और यहाँ का प्रेशर तो वही, यहाँ का प्रेशर तो वही होगा जो यहाँ का प्रेशर है, सेम लाइन में। और बाहर कितना प्रेशर है? P एटमॉस्फेयर। तो H की वैल्यू आ गई, H इज 2T ओवर कैपिटल R रो जी। ये हो गया H, और कैपिटल R की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, है ना? तो 2T ओवर B अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे रो जी। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। और सरफेस टेंशन को S लिखना चाहो तो S लिख लो, मैंने T लिखा हुआ है, T की जगह S लिख लो। तो ये ऐसा आ गया 2S कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ओवर B रो जी। ठीक है, कोई ऑप्शन मिल रहा है? ये वाला। एक ड्रॉप है जिसके पास सरफेस एनर्जी E है, इसको 512 ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया। ऐसा क्वेश्चन किया है ना, ये 512 ड्रॉप्स में, तो सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी इनकी? तो वॉल्यूम कंजर्व रहता है, और सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा दैट इनटू सरफेस टेंशन, उतनी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, इसमें वैसे ये फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, कि अगर h डेप्थ पे एक होल किया जाए तो वेलोसिटी होती है √2gh, ये पता है। तो इसमें क्या है कि एक यहाँ पे एक होल है, और एक होल वैसा है, रेक्टेंगुलर होल है, एक रेक्टेंगुलर एक सर्कुलर है। तो सर्कुलर होल एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, और वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड दोनों का सेम है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी दोनों की सेम करनी है, जितने एरिया इंटू वेलोसिटी है ना, तो एरिया इंटू वेलोसिटी सेम करनी है। एक का एरिया पाई आर स्क्वायर का होगा, एक का एरिया एल स्क्वायर होगा, जो रेक्टेंगुलर जैसा वाला, तो उनको इक्वेट करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, आप मेरे ख्याल से कर लोगे, कहीं पे भी एफ निकालो, किसी भी सेक्शन पे कितना एफ है, तो इसी का वेट है, बाकी सब का वेट नेग्लिजिबल है, तो इसी के वेट को के बराबर ही यहाँ का एफ होगा, है ना? क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में इसका सेम मटेरियल दिया हुआ है, और वेट डब्ल्यू से हैंग कर रहा है, और ये नहीं दिया है कि इसकी डेंसिटी क्या है। जब नहीं दिया तो हल्की मान लो, फिर और कोई चारा ही नहीं है अपने पास। तो हर जगह जो फोर्स निकालोगे ना, तो इसी के वेट को बैलेंस करेगा, तो हर जगह फोर्स डब्ल्यू, ठीक है। तो जैसे इसमें हर जगह स्ट्रेस है एफ अपॉन एरिया, तो इसका एरिया 2r के हिसाब से पाई क्या दिया है 2r, रेडियस 2r, ठीक है। तो ये स्ट्रेस है इसमें, इस वाले में ये स्ट्रेस है, तो हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेन में क्या करोगे, यही स्ट्रेस को डिवाइड कर दोगे y से, यंग्स मॉडुलस से, तो ये स्ट्रेन बन गया, इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है L इंटू पाई 2r का स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी तो इसमें हो गई,
प्लस वैसे इसमें निकालो, आप फ्लोट कर रहा है तो इसमें वही करना है, ऊपर वाले ऑयल का वेट और नीचे वाले पानी का वेट वो अब थ्रस्ट हो जाएगा, जो कि वेट को बैलेंस करेगा इसमें। ये मुझे कराना है लेकिन मैं बाद में करूँगा। टर्मिनल वेलोसिटी समझ आती है? टर्मिनल वेलोसिटी, एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है और उसको एक लिक्विड में ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी विस्कोसिटी ईटा है और इसने टर्मिनल वेलोसिटी v अटेन कर ली। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर v है इसका मतलब ये और चेंज नहीं हो रही, तो और चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी v होने पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो इसका अभी क्या फोर्स लग रहा है 4/3 πr³ इंटू रो जी, और लिक्विड की डेंसिटी कुछ मान लेते हैं रो डैश, अब थ्रस्ट लगेगा 4/3 πr³ रो डैश जी, ये अब थ्रस्ट हो गया। और इस v की वजह से एक जिधर चल रहा है उसके उल्टी तरफ एक ड्रैग लगेगा 6 पाई ईटा RV, स्टोक्स लॉ। तो ऐसे ये फोर्सेस लगेंगे और सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तभी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, तभी वो बैलेंस करके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल आएगा, है ना? तो उस फॉर्मूले का यूज़ करना है। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ जिसमें कि ओके ये बात एक ये क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से नीचे एक कोन हटा दिया गया है, इतना कोन को रिमूव कर दिया गया है और अब पूछा जा रहा है कि जब कोन हटा दिया जाएगा, ये ऐसा हो गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, ऐसे प्रेशर की वजह से फोर्स, जो फोर्स लगेगा, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा ऊपर की तरफ, ये पूछा गया है कि जो यहाँ पे लिक्विड का फोर्स है प्रेशर की वजह से, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। सो दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या क्या दिया हुआ है, कॉनिकल पोर्शन ऑफ R एंड H, तो इसका रेडियस R है, हाइट H है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो V है, जो बच गया, और मास इसका m बचा। अच्छा, एक रस्सी से लटका हुआ है, और ये रो डेंसिटी है, अपर सरफेस से ये H नीचे है, तो फोर्स निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे ये लिक्विड है और लिक्विड में कोई बॉडी हमने डाली तो उस पर हर तरफ से प्रेशर फोर्स लगेगा। ये प्रेशर फोर्स का इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको हटा के इसी शेप की कोई दूसरी बॉडी डाल देंगे तो भी ऐसे प्रेशर फोर्स लगेगा। तो प्रेशर फोर्स इन पोजीशंस पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, तो जो भी ये हाइट है तो यहाँ का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी, चाहे ये लकड़ी का टुकड़ा हो, चाहे लोहे का टुकड़ा हो, चाहे किसी एल्यूमिनियम का टुकड़ा हो, ये किस डेंसिटी की चीज़ है कोई मतलब नहीं, जो प्रेशर है वो तो पोजीशन के हिसाब से लगेगा हर जगह। तो वैसे ही यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेशर फोर्सेस हैं वो वही लगेंगे चाहे इस बॉडी को हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरी बॉडी से, किसी बॉडी से। तो ऐसे सोचो कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इसी लिक्विड से ही, मान लें यही वाला लिक्विड है यहाँ पे, यही वाला लिक्विड, तो भी वही प्रेशर फोर्स लगेगा। तो अगर मैं उसको लिक्विड मान लूँ, यही सराउंडिंग लिक्विड जैसा, सॉरी, तो इसमें मैंने क्या मान लिया, जो लिक्विड ये बाहर है वही लिक्विड यहाँ मान लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि प्रेशर फोर्स तो वही लगना है। लिक्विड मानने से फायदा ये हो गया, तो लिक्विड तो अपने आप तैरेगा, उसको फिर रस्सी से बांधने की जरूरत ही नहीं है, और अपने आप तैरता रहेगा। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका वेट कितना लगेगा, V इंटू जी, ये इसका वेट हो गया। ऊपर से कितना फोर्स आएगा, ऊपर से फोर्स आएगा P एटमॉस्फेयर प्लस H रो जी, क्योंकि ये H नीचे है,
यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है, ये फोर्स लगेगा ऊपर से, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा उसको एफ मान लें। तो इन तीनों फोर्सेस को एक दूसरे को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में पानी है तो बिना रस्सी के ही वो तो तैरेगा, उसमें रस्सी लाने की जरूरत ही नहीं है। इस पर हम नहीं लगा पाएंगे, इसमें तो टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन अननोन है, तो इसका एफबीटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार पानी में पानी मान लोगे तो रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर जो फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करो और ये एफ निकल आएगा फिर, ठीक है। सो दिस एफ विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों नीचे हैं, उसको ये एफ बैलेंस कर रहा है, ठीक है। वी, हाँ रो जी, रो छूट गया, सॉरी, वी रो जी, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी प्रेशर फोर्स निकालना हो तो वहाँ हम चाहे तो दूसरी बॉडी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इस पर बेस में एक क्वेश्चन बताऊँ, पता नहीं एक दूसरी स्क्रीन कैसे आएगी, इससे आएगी क्या? कुछ हो ही नहीं रहा है भाई कि ओके, मुझे एक दूसरी स्क्रीन चाहिए। न्यू स्लाइड यहाँ से, ओके। जैसे मान लो मैं पूछूं कि ये ए से एक्सेलेरेट कर रहा है, इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है और ए से एक्सेलेरेट कर रहा है। अब इसमें एक बॉल छोड़ दें, ये बॉल रस्सी से बंधी हुई है, ये कोई बॉल है, इस बॉल का रेडियस कुछ, इसका वॉल्यूम भी है, चलो इस पर कितना बायंड फोर्स लग रहा है ये निकालना है। फाइंड द बायंड फोर्स ऑन द बॉल। तो कैसे करेंगे इसको, फाइंड द बायंड फोर्स। बायंड फोर्स होता क्या है, जितने भी प्रेशर की वजह से फोर्सेस हैं उन्हीं का रिजल्टेंट होता है। बायंड फोर्स इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस। तो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हम इमेजिन करें कि इस बॉल को हटा के क्या मान लें, पानी की ही बॉल। अगर ये वाटर है तो वाटर की ही बॉल इमेजिन कर लो, क्योंकि उस पर भी वही प्रेशर फोर्सेस आएंगे। तो पानी में पानी की बॉल इमेजिन करोगे तो रस्सी की जरूरत नहीं है, रस्सी हट गई। अब इसकी देखो, इस पर क्या लग रहा है, एक तो वी रो जी लग रहा है, इसका अपना वेट, और इस प्रेशर फोर्सेस की वजह से मान लो कि दो फोर्स आ रहा होगा प्रेशर फोर्सेस की वजह से। एक फोर्स F1 आएगा जो इसको बैलेंस करेगा, और एक फोर्स F2 आएगा जो कि एक्सलेट करेगा इसको, तो ये भी तो एक्सलेट हो रहा है ना ए से। तो F1 और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट। तो ये है रिजल्टेंट फोर्स जिसका आंसर ये है। और F1 किसको बैलेंस कर रहा है, वी रो जी को, और F2 किसको बैलेंस कर रहा है, वी रो ए, एम ए, मतलब एक्सलेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है इसको। F2 की वजह से ही एक्सलेशन है। और ये F1 F2 दोनों कहाँ से आएंगे, प्रेशर फोर्सेस से ही आएंगे। तो ये प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, F1 F2 का रिजल्टेंट। तो ये है फिर बायंड फोर्स, और ये अपथ्रस्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं है, ये तो ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है। अगर इसमें कोई बॉल है और ये ऊपर जा रहा है ए से, पूछा जाए इस पर कितना अपथ्रस्ट लगेगा, ये लिक्विड है और ये बॉल ऐसे बंधी हुई है वी वॉल्यूम की, इस पर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है निकालना है। तो क्या करें, इसको लिक्विड ही मान लें, जो ये लिक्विड है वाटर है अगर तो वही वाटर मान लो, तो ये नीचे बांधने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में करेगा। अब इस पर क्या लग रहा है, एक तो इसका अपना, इसकी डेंसिटी अगर डी मान लें तो वी डी जी इसका अपना वेट है, डेंसिटी डी सबकी, इसकी भी डी है इसकी भी डी है, जो वाटर ये है वही वाटर ये है, हाँ। तो वी डी जी ये तो इसका अपना वेट हो गया, और अपथ्रस्ट को एफ मान लिया, अपथ्रस्ट ऑफ एफ है। अब इस पर न्यूटन्स लॉ लिखो, तो एफ माइनस वी डी जी, जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसी से एक्सलेशन हो रहा है। सो दिस शुड बी इक्वल टू वी
इंटू डी, ये तो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब अपथ्रस्ट कितना है, वी डी जी प्लस ए, जिसको उसने सीधे याद कर लिया हो कि जी की जगह जी प्लस ए आ जाएगा, हाँ स्यूडो फोर्स के टर्म्स में या कैसे भी। तो अब इतना अपथ्रस्ट है, तो जब भी प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो तो एक्चुअल बॉडी को हटा के उसी लिक्विड को ही मानो वहाँ पे, तो प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट जल्दी निकलेगा। ठीक है, ये सब प्रेशर फोर्सेस। एक प्लैंक है 100 किलोग्राम का, 3 वायर है, ये 3 वायर है, जबकि लंबाई सबकी सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन है सबका। मिडिल वायर स्टील का है, बाकी दोनों कॉपर के हैं, मॉडुलस दिया हुआ है। तो ये इसका वाई कॉपर है, ये वाई स्टील है, और ये गिवन है कि वाई स्टील इज़ 2 टाइम्स वाई कॉपर, ये गिवन है। तो टेंशन निकालना है, इन तीनों में टेंशन क्या आएगा। तो कॉपर कॉपर में तो सेम आएगा सिमेट्री से, टी कॉपर मान लेते हैं, और इसमें टी स्टील आएगा, टी एस। तो ये फोर्सेस इस कॉपर इस रॉड पे लगेंगे, इस प्लैंक पे 3 फोर्सेस। तो ये तीनों फोर्सेस का समेशन कितना होना चाहिए, इन तीनों फोर्सेस का समेशन होना चाहिए 100 जी, सबके वेट को बैलेंस करना है। अब मान लो ये एक्स नीचे आया, क्योंकि ये रॉड एलोंगेट होंगे तीनों, तो ये मान लिया एक्स नीचे आया, और ऐसा बंधा हुआ है ये कि ये तीनों को इक्वली खींचेगा, तो ये सिरा तो बराबर आना है कॉपर कॉपर की वजह से। जब ये बराबर आएगा तो ना ऐसे मुड़ेगा ना ऐसे मुड़ेगा, तो सीधे सीधे नीचे आएगा। ठीक है, तो मान लो ये एक्स नीचे आया, तो हर रॉड में स्ट्रेन सेम है, एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल, तीनों रॉड में स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेन सेम है। और स्ट्रेन इनटू वाई होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर हम देखें कि स्ट्रेस कॉपर का वो होगा स्ट्रेन इनटू वाई कॉपर, और स्ट्रेस स्टील का वो होगा स्ट्रेन इनटू वाई स्टील, एंड दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू 2 टाइम्स वाई कॉपर, है ना, ये गिवन है। So it is equal to 2 times stress in copper। तो स्टील का जो स्ट्रेस है वो कॉपर के स्ट्रेस का डबल है। स्टील में जो स्ट्रेस है वो कॉपर के स्ट्रेस का डबल है। तो स्टील में जो फोर्स होगा TS, वो तो है स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया, जो भी इसका एरिया हो A। और टेंशन इन कॉपर क्या है, टेंशन इन कॉपर है स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर, एरिया इसका भी सेम है A। जैसे मान लो ये 2 हम कंपेयर करें तो, और स्ट्रेस पता है स्ट्रेस का क्या रेशियो है वहाँ से, तो टेंशन का रेशियो मिल जाएगा, और टेंशन का रेशियो मिल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं टेंशन अलग अलग। ठीक है ना। इस मेटल वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, ये कितने स्ट्रेस पे टूट जाएगा। सो व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ वायर विच विल नॉट ब्रेक। तो क्या करो, पहले टेंशन निकाल लो, टेंशन निकाल लो, जैसे निकालते हैं 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन को एरिया से डिवाइड कर दो पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस r मानते हुए। ठीक है, तो ये स्ट्रेस बन गया, इस स्ट्रेस को इसके बराबर कर दो, मान लो टूटने ही वाला है तो इससे r निकालना है कि कितना रेडियस होना चाहिए। ये एक बॉटल है जिसके यहाँ पर ये ऐसे नेक है, और इसका ये रेडियस दिया हुआ है A, और इसकी ये लंबाई है B, और फिर ऐसे बॉटल है। अब इसमें एक कॉर्क का पीस है, कॉर्क, जिसका ये रेडियस दिया है A से थोड़ा ज़्यादा, और ये B है। इस कॉर्क को इस नेक में ऐसे
नेक पे डाल दिया जा रहा है, तो थोड़ा कंप्रेस करके डालना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रेस करके फिर ये जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस है a प्लस डेल्टा ए, इसका a है, तो डेल्टा ए कंप्रेस करके इसमें जाएगा। फिर निकालना है कि अगर इस कॉर्क को नीचे ढकेलना है इस बॉटल के अंदर, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितने फोर्स से ये नीचे जाएगा। और क्या क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और फोर्स नीडेड टू पुश द कॉर्क इनटू द बॉटल निकालना। सबसे पहले इस पर कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वो मान लो प्रेशर है P, जो प्रेशर लगाना पड़ेगा P, और प्रेशर इतना लगाना पड़ेगा कि डेल्टा ए कम हो जाए। तो बल्क मॉडुलस होता है जो प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ा अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमने P प्रेशर लगाया तो ये P चेंज इन प्रेशर हो गया, और नीचे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विद अ नेगेटिव साइन। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो देखो पहले, कि हम वॉल्यूम में कितना चेंज चाह रहे हैं। तो वॉल्यूम में चेंज चाहो तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, घटा दो, तो इसका वॉल्यूम कितना है, ये ऐसे लिख लो, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लॉग ले लो उसको, तो पाई तो कांस्टेंट है, चलो लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर, और एच भी कांस्टेंट है लॉग एच। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, लॉग वी का हो जाएगा डी वी बाई वी, 1 बाई वी डी वी, इसका 0, इसका 2 टाइम्स लॉग आर का 1 बाई आर डी आर, और लॉग एच, एच तो कांस्टेंट है, ऐसे प्लस कर रहे हैं ना तो हाइट चेंज होगी नहीं। तो वॉल्यूम में चेंज है 2 टाइम्स रेडियस में चेंज अपॉन आर के बराबर, तो वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो इसके बराबर, तो ये हो जाएगा, तो डी वी अपॉन वी की जगह 2 टाइम्स डी आर अपॉन आर, एंड व्हाट इज डी आर, दिस इज डेल्टा ए, और आर का मतलब ए, तो इट इज माइनस पी टू डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहाँ से हमें प्रेशर मिल गया कि कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और चेंज इन रेडियस है माइनस डेल्टा ए, क्योंकि कम किया जा रहा है, रेडियस को कम किया जा रहा है, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा। तो प्रेशर जो हमें चाहिए वो इतना चाहिए, इस रेडियस को कम करने के लिए इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो प्रेशर निकाल दिया कि कितने प्रेशर से ये रेडियस कम होगा। अब ये प्रेशर पूरे एरिया पे लगेगा, इस पूरे सरफेस एरिया पे लगेगा ऐसे, तो इस तरीके से कितना फोर्स लगा रहे हैं पूरे सरफेस एरिया पे, so that force is pressure into area, and area is, इसका एरिया कितना आएगा 2 पाई a into b, इतना फोर्स लगाना पड़ा, ऐसे इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है, टोटल फोर्स। और जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, ये जो फोर्स लगाया ऐसे, ये कौन लगा रहा है, ये दीवार लगा रही है ना, ये जो ये बॉटल है उसकी दीवार लगा रही है इतना फोर्स, क्योंकि वो कॉर्क के फैलने को रोक रही है। तो ये दीवार से इतना फोर्स आ रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, ऐसा नॉर्मल डायरेक्शन है, तो ये तरीके से दीवार से नॉर्मल फोर्स है ये। तो फ्रिक्शन कितना होगा, दिस इंटू म्यू, तो फ्रिक्शन जो आएगा म्यू इंटू नॉर्मल, इतना फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, तो इतना फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो जो भी इसको ढकेलेगा उसे इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट ढकेलना है, तो इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा, और प्रेशर की वैल्यू वो है, तो क्या रिजल्ट आएगा, म्यू प्रेशर की वैल्यू वो है 2b डेल्टा ए बाई ए, फिर 2 पाई ए बी। देखा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा ये है, कोई मिलेगा 4 मिल रहा है, 4 लास्ट वाला ये हो सकता है, 4 इसी में। नीचे ए नहीं है, कट जाएगा। ओके, चलो भाई आ जाते हैं, ठीक है बच्चों।